Hello and welcome to Add-on. Question है prove that the equation are consistent and hence find the solution. हमें ये system of simultaneous linear equations given है. This is called system of simultaneous linear equations. सो ये जो इक्वेशंस होती हैं इसमें हमारे पास कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं एंड इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन पता करना है. इसका मतलब ये है ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z इसकी वैल्यू पता करनी है सच दैट जब वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है दैट मीन्स जो x, y, z की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. अब कंसिस्टेंट होने का भी यही मतलब है. द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे यही कहा है कि टू शो इट इज कंसिस्टेंट. तो द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन. ओके, दैट मीन्स ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको हम इन सब इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होंगी. ओके, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा. सो हमें अब पहले ये शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन है एंड देन कंसिस्टेंट शो करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन पता करना है दैट मीन्स हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है. सो स्टार्टिंग विद दिस स्टेटमेंट आई मीन रिजल्ट कि रिजल्ट क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है. सो हेयर द सिस्टम ऑफ m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब इसमें हमारे पास 4 इक्वेशन है तो m क्या हो गया 4. ओके, सो m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स. अननोन्स क्या है? ये अननोन वेरिएबल x y z. तो इस इक्वेशन में अननोन कितने वेरिएबल्स हैं? 3 x y एंड z. ओके, सो वी आर सेइंग ये जनरलाइज्ड फॉर्म है कि m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसमें n अननोन वेरिएबल्स हैं एंड इसको वी कैन राइट इन दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b. इस कंसिस्टेंट अभी कंसिस्टेंट होता है इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स A जो मैट्रिक्स इस इक्वेशन में है A एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB हैज सेम रैंक. ओके, सो हमसे कहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी रैंक सेम आनी चाहिए. अब ये मैट्रिक्स कैसे पता करना है और इसमें A, X एंड B का क्या मतलब है? सो हमने कहा कि m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसको वी राइट लाइक a11 x1 सपोज x1 x2 x3 n अननोन्स है सपोज x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn. ओके, इतने अननोन वेरिएबल्स हैं तो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड सो ऑन टिल a1n xn. राइट, ये a11 a12 a13 कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी. ओके, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है सपोज b1 क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 4 -2 5 है यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है b1. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी a21 x1 प्लस a22 x2 एंड सो ऑन. ये कहाँ तक जाएगा? a2n xn तक. राइट, ये b2 के बराबर आएगा. ऐसे ही ये जो कांस्टेंट है ये कहाँ तक जा रहा है? कितनी इक्वेशंस है m तो ये जाएगा am1 x1 से लेके लास्ट amn xn इज इक्वल टू bn. ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है. अब ये जो a11 a12 a13 है ऐसे एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स में होते हैं. राइट, सो ये जो मैट्रिक्स A होती है दिस इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, कोफिशिएंट किसके? वेरिएबल एक्स वाई के, आई मीन जो अननोन वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट. सो जो मैट्रिक्स ए है इट इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, हमें क्या करना होता है ये जो x1 के कोफिशिएंट है कॉलम वाइज मतलब ये a11 a21 ये कॉलम है पहला कॉलम, ये a12 a22 ये सेकंड कॉलम है. राइट, और ये पहली रो होती है a11 a12. कैसी फॉर्म होगी इसकी? a11 a12 एंड सो ऑन टिल a1n. ये a21 एंड सो ऑन टिल am1. ये a22 एंड सो ऑन टिल a2
AM2 सॉरी, एंड ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, इट इज A2N एंड दिस इज AMN, राइट। ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, दिस इज द डायगोनल, और इसका ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस N, M रोज है, N कॉलम्स है, ओके। एंड ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट भी होगा, किसके साथ, अननोन वेरिएबल्स के साथ, x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। सो जब इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वापस से हमारे पास ये पूरी इक्वेशंस फॉर्म होती है, राइट। एंड ये किसके बराबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू b1 b2 एंड सो ऑन bn, सो ये जाएगा b1 b2 एंड सो ऑन टिल bn। सो ये हमारी मैट्रिक्स A हो गई, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स X हो गया, और ये हमारी मैट्रिक्स B हो गई। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक AX इज इक्वल टू B, okay. So X is a column matrix of unknown and B is a column matrix of constant values, okay. So अब हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स A क्या होगी, ये इक्वेशन है, okay. So suppose मैट्रिक्स A इस इक्वेशन में क्या होगी, A is equal to, और इससे पहले एक और टर्म है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। अब ये क्या होती है, सो इसमें हम क्या करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास ऑलरेडी है, बट उसमें एक और कॉलम आ जाएगा, और वो कॉलम कौन सा होता है, ये B मैट्रिक्स का, ओके। ये कॉलम मैट्रिक्स है, राइट। सो ये जो कॉलम है ये मैट्रिक्स A में इंक्लूड हो जाएगा। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज गिवन बाय द सेम फॉर्म A11 A21 सो ये मैट्रिक्स A हो गई, और इसके साथ मैट्रिक्स B आ जाएगी B1 B2 एंड सो ऑन टिल BM। सॉरी ये M तक जाएगा, ना कि N तक। कितनी इक्वेशंस है, M इक्वेशंस है, तो ये भी तो M ही होगा। सो ये M तक जाएगा, सो BM। सो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और हमसे कहा है कि जब ये मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स A की रैंक के बराबर होगा, तब जाके जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा, ओके। रैंक को हम ऐसे डिनोट करते हैं बाय रो, दैट इज रो A इज इक्वल टू रो AB, ओके। अब रैंक पता करने के लिए हमें रो एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है। पहले हम मैट्रिक्स A फॉर्म कर लेते हैं। सो ये इक्वेशंस है, मैट्रिक्स A क्या होगा। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन मैट्रिक्स A इज, यहाँ पे x की वेरिएबल्स, आई मीन x की कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, ओके। सो x क्या है, 3 1, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो 0 2, सो इट इज 3 1 0 2, सो हो जाएगा 3 1 0 2। y के क्या कोफिशिएंट्स है, इट इज 3 2 10 एंड -3। ऐसे ही z के कोफिशिएंट्स क्या है, इट इज 2 एंड यहाँ पे 0 3 -3, 2 0 3 -3, so it is 2 0 3 -3। एंड हमें मैट्रिक्स B भी पता करनी है। सो B इज जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं दैट आर 1 4 -2 5, ओके। उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में हमने ये लिखा है, 1 4 -2 5, ओके। और x हमें पता है, जो अननोन वेरिएबल्स है दैट इज x y z, ओके। अब जो जो हमें चाहिए था वो सब गिवन है। अब हमें रैंक पता करनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स A की। अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक हमें सेपरेटली पता करने की जरूरत नहीं है, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पता करते हैं, उसी से मैट्रिक्स A की रैंक भी पता चल जाती है। सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है, हमने इसको रो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा, ओके। रो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू द रैंक, ओके। जितनी नॉन जीरो रो बचेंगी वो रैंक हो जाएगी, और रो हम पूरी कंसिडर करेंगे A11 से B1 तक, ओके, जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पता कर ली, तो जस्ट हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला कॉलम इसे रिमूव कर देंगे, तो ये जो बची हुई मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स A की रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म हो जाएगी, राइट। मतलब ये जो मैट्रिक्स A है ये रो एशेलॉन फॉर्म में ही रहेगा, राइट। तो
सिर्फ इस वाले पोर्शन में देखेंगे कि कितने नॉन जीरो रोज हैं, एंड देन वो हमारी मैट्रिक्स एक ही रैंक हो जाएगी। ओके, सपोज ऐसा कुछ आता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पे सपोज इट इज 1 0 2 3, सपोज ये मैट्रिक्स है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या है 1 एंड 2, इसकी रैंक क्या है 2 है, ए और बी 2 हो गई क्योंकि दो नॉन जीरो रोज हैं। और ए की रैंक क्या होगी, ये वाला पार्ट हटा देंगे, सिर्फ ये देखना है इसमें भी 2 ही आ रही है, राइट। बट अगर इस पे कोई नंबर ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू सपोज 9 ले लें, तो अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। हमें पूरे यहाँ तक देखना है, ये पहली नॉन जीरो रो, ये दूसरी नॉन जीरो रो, और ये भी नॉन जीरो है। यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट जीरो है, बट यहाँ पे 9 है, नॉन जीरो वैल्यू। तो जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक, आई मीन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 हो गई। अब इस पार्ट को हटा देंगे, ये बचा मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए की रैंक क्या हो गई 2 1 एंड 2, क्योंकि ये तो पूरी जीरो है, तो ये जीरो हो गई। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें इनकंसिस्टेंट शो नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट शो करना है। दैट मीन्स जो रैंक आएगी दोनों मैट्रिक्स की वो बराबर आएगी। ओके, इसमें जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म करी मैट्रिक्स ए, इसमें देयर इज वन मिस्टेक, जो z है इसके जो हमने कोफिशिएंट लिखे ये होने चाहिए थे 2, यहाँ पे 0, दिस इज 3 एंड दिस इज -1, सो इट मस्ट बी 2 0 3 -1, बट हियर इट इज 2 0 3, यहाँ पे -1 आएगा। ओके, सो दिस वन वाज द मिस्टेक। सो अब हमारे पास फॉर्म है, अब हमें क्या करना है, रैंक पता करनी है। तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस मैट्रिक्स की रैंक पता करनी है और इसी से हमारे पास दोनों रैंक आ जाएंगे। ओके, सो इसको करने के लिए हमें रो एशेलॉन फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें मैट्रिक्स को उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, सो रो एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, इसमें हमें मैट्रिक्स में 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, एवरी जीरो रो इज एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, मतलब जो भी जीरो रो होगी वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए। ओके, देन सेकेंड वन, जो पाइवोट एलिमेंट होता है, पाइवोट या फिर लीडिंग एंट्री, पाइवोट या फिर लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो must be in right of pivot of row above it। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास कोई जीरो रो है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, कोई जीरो रो है वो सबसे लास्ट में आ गई। अब बाकी की नॉन जीरो रोज बची, सपोज 1 0 3 2 0 1 1 3। ओके, सो ये जो नॉन जीरो रो है इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होता है दिस वन, इस नॉन जीरो रो में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, दिस वन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर द पाइवोट्स और लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो। ओके, या फिर वी कैन राइट ईच नॉन जीरो रो। ओके, तो जो नॉन जीरो रो होती है उसमें जो सबसे पहली एंट्री होती है दैट इज द पाइवोट। ओके, हमने क्या कहा, जो पाइवोट होना चाहिए आगे चल चल के हर एक रो का, वो उससे ऊपर वाली रो के पाइवोट के राइट में होना चाहिए। सो ये वाली जो रो है इससे ऊपर ये वाली रो है। ओके, इसका पाइवोट यहाँ पर है, तो जो सेकंड रो है इसका इसके राइट में ही आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही 1 हो सकता है यहाँ पर पाइवोट आ जाए। अगर ये 0 है मतलब राइट में होना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट राइट में हो, बट राइट में होना चाहिए। ओके, सपोज ये नॉन जीरो रो है, यहाँ पे 9 आ गया तो ये पाइवोट हो जाएगा इस रो का। ओके, देन थर्ड कंडीशन सिंपल है कि एवरी एंट्री और ईच एंट्री below pivot in a column
मस्ट बी 0। अभी जो पाइवॉट एंट्री है इसके नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। सो ये 1 है, इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज है वो 0 है। यहाँ पे पाइवॉट है, इसके नीचे वाली एंट्री 0, अभी 9 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी रो एशलॉन फॉर्म है। ओके, सो हमें समहाउ इस मैट्रिक्स को भी ऐसी ही फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो पहला टास्क ये होता है कि हमें पाइवॉट लेना है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी और हमें रो एशलॉन फॉर्म अप्लाई करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये जो पहली एंट्री इसे समहाउ 1 करना है, क्योंकि 1 करने से क्या होता है, जो आगे का रो ऑपरेशंस होता है वो इजी हो जाता है। ओके, इसे रिड्यूस करने के लिए हमें रो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो हमें ये कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें कि ये जो रो 1 है इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब हमें तो यहीं पे 1 चाहिए। ओके, बाकी ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, बट उससे हो सकता है कैलकुलेशन लेंथी हो जाए। तो बेटर इज अगर हमें कोई और रो दिख रही है जिसमें ऑलरेडी 1 है, तो हम उन दोनों रो को स्वैप कर सकते हैं। ओके, सो इस मैट्रिक्स में ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। ओके, ये 4 रो हैं हमारे पास, और हमारे पास ये जो दोनों रो हैं इसे स्वैप करना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन होगा कि रो 1 को हमने इंटरचेंज कर दिया विद रो 2। ओके, सो मैट्रिक्स की क्या फॉर्म हो जाएगी, सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 0 4, ये हो जाएगा 1 2 0 4, एंड सेकेंड रो हो जाएगी 3 3 2 1, सो इट इज 3 3 2 1, और बाकी की रो एज इट इज, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 और रो 2 पे लगा है। सो ये फॉर्म आई। ओके, अब इसमें यहाँ पे लाइन है, अगर हम नहीं भी लगाते तो कोई इश्यू नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और वी कैन जस्ट यूज डॉटेड लाइन। सो अब इसे सॉल्व करना है, तो पहली नॉन जीरो रो हमारी ये है। ओके, ये नॉन जीरो है राइट, और इसमें पहली एंट्री ये 1 है, सो इसमें 1 क्या हो गया, पाइवॉट हो गया। ओके, लीडिंग एंट्री हो गई 1। अब हमें क्या चाहिए, ये जो 1 है इसके नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज हैं ये 0 हो जाए। ओके, सो टास्क यही रहेगा कि ये जो 3 और 2 है इसे 0 बनाना है। सो रो 2, ये रो 2 हो गई और ये रो 4 हो गई। ओके, तो हमें इन दोनों रो में ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रो 2 के लिए ऑपरेशन होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1, राइट। यहाँ पे R1 में हमने से 1 इसलिए करा ताकि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करके हम उसे 0 बना सके, राइट। सो यहाँ पे 3 है, 3 को 0 बनाना है, सो हमें क्या लेना होगा, R2 माइनस 3 R1। सो इसमें जो 3 होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1। इस कॉलम में R1 की क्या वैल्यू है, 1, सो इट इज 3 माइनस 3 दैट इज 0। ओके, सो ये ऑपरेशन अप्लाई होगा रो 2 के लिए, एंड रो 4 के लिए सिमिलरली R4 माइनस अब क्या होना चाहिए 2 R1। ओके, सो इसमें भी जो 2 है वो क्या हो जाएगा, 2 चेंजेस टू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1। सो इस रो में R1 1 है, सो इट इज अगेन 0। अब जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो रो के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होगा, राइट। सो अभी तो हमने 3 2 पर अप्लाई करा, अभी जो बचे हुए एलिमेंट्स है इस पर भी अप्लाई करना है। सो मैट्रिक्स की क्या फॉर्म आएगी, रो 1 एज इट इज रहेगी और रो 3 एज इट इज रहेगी। तो 1 2 0 4 एज इट इज, 1 2 0 4 एज इट इज, एंड रो 2 में क्या चेंजेस है, R2 माइनस 3 R1। सो ये 3 हमने देख लिया, अब इस 3 के लिए चेंजेस देखना है, तो इसमें क्या होगा, 3 चेंजेस टू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1। अब इस कॉलम में इसकी बात कर रहे हैं, राइट, तो इस कॉलम में R1 क्या है, 2, सो इट इज 2, दैट इज 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3, और ये तो 0 हो गया था। देन नेक्स्ट है 2, तो 2 माइनस 0 का किसी के भी साथ प्रोडक्ट होगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा। ओके, देन दिस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, राइट, सो 1 changes to 1 minus 3 multiply 4, so it is 1 minus 12, that is minus 11, तो यहाँ पे आएगा minus 11। अब रो 3 as it is 0 10 3 minus 2।
एंड रो 4 में चेंजेस होंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। -3 में क्या होगा, -3 चेंजेस टू -3 -2 मल्टीप्लाई R1। सो इसमें R1 क्या है, 2। सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज -3 -4 इज इक्वल टू -7। सो ये हो जाएगा -7। ऐसे ही -1 किस में चेंज होगा, -1 चेंजेस टू -1 -2 मल्टीप्लाई R1। इसमें R1 क्या है, 0। सो ऑब्वियसली ये -1 रहेगा। एंड लास्ट इज 5। तो 5 चेंजेस टू 5 -2 मल्टीप्लाई R1। इसमें R1 है 4, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 4, सो इट इज 5 -8, सो इट इज -3। नेगेटिव ही रहेगा, सो इट इज -3। ओके, ये फॉर्म है। अब ये वाला पार्ट पूरा हो गया। पहली रो के लिए पाइवोट ये हो गया लीडिंग एंट्री, और इसके नीचे वाली सभी एंट्री 0। अब जो नेक्स्ट रो है इसकी लीडिंग एंट्री कौन सी होगी, जो 1 है इसके जस्ट राइट वाली, आई मीन जस्ट राइट भी हो सकता है। वो क्यों यहाँ पे -3 होगा, क्योंकि इसके राइट में होनी चाहिए। और सेकंड रो की सबसे पहली एंट्री, सेकंड रो की सबसे पहली नॉन जीरो एंट्री -3 है, और ये 1 के जस्ट राइट में भी आ रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पाइवोट की। अब अगर ये लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे वाले ये जो दो वैल्यूज है यहाँ 0 आना चाहिए। तो अब टास्क है कि 10 और -7 को 0 बनाना है। सो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दिस इज रो 3 एंड दिस इज रो 4। ओके, सो अब ऐसे में कैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 चेंजेस टू, अब जिस भी नंबर को 0 बनाना है, ओके ध्यान से देखना है, R3 माइनस, रो 3 की बात कर रहे हैं, R3 माइनस एज इट इज रहेगा। अब जिस नंबर को 0 बनाना है वो आएगा डिवाइडेड बाय जिस भी रो को हम यूज करने वाले हैं ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, जो कि रो 2 है। ओके, हम रो 2 का यूज करेंगे। सो यहाँ पे R2 एंड इस रो में जिस रो में 10 आ रहा है इसका कॉलम देखना है। ओके, ये वाला कॉलम देखना है, इसमें कौन सी वैल्यू है, -3। सो -3 से इसे डिवाइड करना है। सो ये चेंज हो जाएगा R3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 R2। ओके, सो इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है 10 ये 0 हो जाएगी। ओके, हमें 10 और -7 पर ही ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमने रो 2 ही यूज करा, हमने रो 1 यूज नहीं करा, क्योंकि अगर रो 1 यूज करते तो ऑपरेशन 0 पर भी लगता, राइट। जब हम रो 3 की बात कर रहे हैं, राइट, रो 3 पर जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स उसके हर एक एलिमेंट पर लगेगा, तो 0 पर भी लगेगा। और अगर वो ऑपरेशन रो 1 के साथ होता तो 0 -1 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट करते तो ये नॉन जीरो वैल्यू हो जाती। दैट मीन्स हमने ये जो इसे 0 बनाया ये तो वेस्ट हो जाता। तो हमें रो 2 लेनी है, सो दैट 0 और 0 में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो ऐसे हमें रो 2 का यूज करेंगे तो ये ऑपरेशन फॉर्म होगा। ओके, कैसे होगा, अगेन जो भी रो है वो लिखनी है R3 माइनस, अब जिस भी नंबर को 0 बनाना है वो एज इट इज 10 डिवाइडेड बाय उसमें उस कॉलम में जो रो हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू लेंगे। रो 2 हम यूज कर रहे हैं तो रो 2 की वैल्यू क्या है इस कॉलम में, -3, उसी से डिवाइड करना है, -3 मल्टीप्लाई R2। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। जब हम अप्लाई करेंगे 10 के लिए 10 चेंजेस टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे प्लस था सॉरी, तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 10 -10, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो ये 0 आ गया और हमें ये 0 ही चाहिए था, राइट। तो ये ऑपरेशन रो 3 के लिए अप्लाई करना है। एंड रो 4 के लिए सेम, R4 चेंजेस टू R4 माइनस किसको 0 बनाना है, -7 को। एंड रो 2 का यूज करेंगे R2 डिवाइडेड बाय इस कॉलम में R2 की वैल्यू है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स R4 माइनस 7/3 R2। ये दो ऑपरेशन फॉर्म हुए, क्लियरली लिखेंगे तो R3 में ऑपरेशन है R3 प्लस 10/3 R2 एंड R4 में ऑपरेशन है R4 माइनस 7/3 R2। ओके, सो रो 1 और रो 2 तो एज इट इज रहेगा। रो 1 है 1 2 0 4,
अब रो 3 में क्या क्या चेंजेस हैं? 10 और -7 तो डायरेक्टली हमें पता है 0 हो जाएगा, सो इट इज 0 0 एंड 0 0। हमने 10 के लिए चेक करा था, -7 चेंजेस टू -7 बाय 3 R2 जो है -3, तो हो जाएगा -7 प्लस 7, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एंड इट इज 0। सो ये भी सही ऑपरेशन है। अब बाकी की वैल्यू के लिए भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, सो 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 किसका पार्ट है? रो 3 का, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 3 चेंजेस टू 3 प्लस 10 बाय 3 R2। अब इस वाले कॉलम में R2 की क्या वैल्यू है? हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस कॉलम में R2 की वैल्यू है 2, सो इट इज 10 बाय 3 मल्टीप्लाई 2। सो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 प्लस 20 बाय 3, सो ये हो जाएगा 29 बाय 3। ऐसे ही -2 है, सो -2 चेंजेस टू -2 प्लस 10 बाय 3। इस कॉलम में क्या वैल्यू है? रो 2 की -11, राइट? सो ये हो जाएगा -6 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 3, तो इट इज -116 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज -116 डिवाइडेड बाय 3। देन नेक्स्ट है -1 और -3 जो कि रो 4 का पार्ट है, तो -1 चेंजेस टू -1 माइनस 7 बाय 3 R2। इसमें R2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज -17 बाय 3। सो यहाँ पे इट इज -17 बाय 3। एंड देन लास्ट वन क्या है? -3, सो -3 चेंजेस टू -3 माइनस 7 बाय 3। R2 की क्या वैल्यू है इस कॉलम में? -11, सो इट इज -9 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 68 बाय 3। तो यहाँ तक फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट लीडिंग, सेकंड लीडिंग और इनके नीचे वाली एंट्री 0। अब नेक्स्ट रो में आता है, इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री ये है जो कि इसके ऊपर वाली लीडिंग एंट्री के जस्ट राइट में, तो ये पाइवट हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि जो -17 बाय 3 है ये 0 हो जाए, सो अगेन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब किस में अप्लाई करना है? रो 4 में। सो ऑपरेशन होगा R4 चेंजेस टू R4 माइनस, किसे 0 बनाना है? -17 बाय 3 को। अब इसमें कौन सी रो का यूज करेंगे? रो 3 का, क्योंकि अगर हम इसमें रो 2 का यूज करेंगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो चली जाएगी। -3 है, राइट? यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू है और ये रो 2 है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम रो 3 का यूज करेंगे। सो -17 बाय 3 रो 3 डिवाइडेड बाय रो 3 में इस कॉलम की कौन सी वैल्यू है? 29 बाय 3, सो इट इज डिवाइडेड बाय 29 बाय 3। सो ये चेंज होगा R4 माइनस माइनस प्लस 17 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 29 R3। सो 3 से 3 कैंसिल, सो इट इज R4 प्लस 17 बाय 29 R3। सो ये ऑपरेशन अप्लाई होगा फॉर रो 4। ओके, रो 4 चेंजेस टू R4 प्लस 17 बाय 29 R3। अब अप्लाई करते हैं, दो ही वैल्यूज हैं। पहली हमें पता है ऑलरेडी 0 हो जाएगी, इसी के लिए ही हमने लिया है ऑपरेशन। फिर भी अप्लाई करके देखते हैं। -17 बाय 3 चेंजेस टू -17 बाय 3 प्लस 17 बाय 29 और R3 क्या था? इस कॉलम में R3 है 29 बाय 3, सो इट इज 29 बाय 3। सो 29 से 29 कैंसिल, ये हो जाएगा -17 बाय 3 प्लस 17 बाय 3 इज इक्वल टू 0। देन लास्ट हमारे पास बचा 68 बाय 3। सो 68 बाय 3 चेंजेस टू 68 बाय 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 29 एंड रो 3 का क्या एलिमेंट है इस कॉलम में? -116 बाय 3, सो -116 by 3। सो 116 29 4 से कैंसिल हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 4 इज 116। ओके, सो हमारे पास क्या बचेगा? 68 बाय 3 प्लस माइनस इज माइनस 17 मल्टीप्लाई 4
by 3, that is 68 by 3 minus 68 by 3, and it is also 0. तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो मैट्रिक्स की क्या फॉर्म आएगी, यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो जो लास्ट रो है ये पूरी 0 रो हो जाएगी। सो ये फॉर्म आ जाएगी रो एशलॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ओके, सो ये रो एशलॉन फॉर्म आई है। अब हमें रैंक पता करनी है, देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in, suppose this is the matrix C in C, so it is equal to 1 2 and 3। हमें पूरा देखना है यहाँ से यहाँ तक। so ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, so it is 3। ओके, अब रैंक ऑफ A, इसके लिए हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स E is equal to this one, it is 1 2 0 0 minus 3 2 0 0 29 by 3 and this is 0 0 and 0। ये क्या है, this is row echelon form of matrix A। okay, so rank of A क्या होगा, rank of A is equal to number of non-zero rows in matrix C। so वो कितनी है, this is 1 2 and 3 again, so we get rank of A is equal to rank of augmented matrix AB and it is equal to 3। So this implies the solution exists, the solution of given equations exists, that is the system of simultaneous linear equation is consistent। okay, अब इसमें हमारे पास एक और रिजल्ट होता है। ओके, उसमें क्या होता है, अगर इसमें जो हमने रिजल्ट लिखा था यहीं पे ऐड कर देता है। इफ रैंक ऑफ ए is equal to rank of augmented matrix AB is equal to n, the solution is unique। okay, that means x y z की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब x की अलग, y की अलग, z की अलग, एक ही वैल्यू होगी जो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, और अगर रैंक ऑफ A is equal to rank of augmented matrix AB is less than n, the system of equation has infinite solution। okay, that means x y z की काफी सारी वैल्यूज होंगी जो सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, सो क्वेश्चन में पहला पार्ट था कि हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन हम डायरेक्टली जो हमने फॉर्म बनाई थी लास्ट में, रो एशलॉन फॉर्म जो बनकर आई है, उसी से इजीली आ जाएगा। सो सॉल्यूशन के लिए वी हैव ax is equal to b is reduced to a1 x is equal to b1। ओके, जो हमने ये रो एशलॉन अप्लाई करा, आई मीन ये जो फॉर्म अप्लाई करी, उससे जो मैट्रिक्स है वो चेंज होके इस फॉर्म में आ गए, राइट। सो हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे जहां पे a1 हमारी जो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म है वो होगी, दैट इज 1 2 0, इट इज 1 2 0 ओके, सो दिस इज a1 एंड b1, ये भी रिड्यूस हुआ है। इसमें क्या क्या वैल्यूज आई हैं, ये वाला पार्ट b1 का था, इट इज 4 minus 11 minus 116 by 3, so it is 4 minus 11 minus 116 by 3 and it is 0। okay, this is the matrix B। so इसमें हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। so यहाँ पे अप्लाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन
जिसमें हमारे पास क्या फॉर्म है, a1x दैट इज 1 2 0 0 minus 3 2 0 0 29/3 एंड दिस इज 0 0 0 x। x क्या है, x सेम ही है, अननोन वेरिएबल्स x y z इज इक्वल टू b1 जो हो जाएगा 4 minus 11 minus 116/3 एंड दिस इज 0। ओके, अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 है तो 0 रहेगा, या फिर पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लेता है तो ये आएगा x प्लस 2y क्योंकि z तो 0 हो गया, देन ये आएगा -3y प्लस 2z, ये आएगा 29/3z और ये वाला पार्ट 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4 minus 11 minus 116/3 एंड 0। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, दैट इज 29/3z इज इक्वल टू -116/3, राइट। 3 से 3 कैंसिल, z इज इक्वल टू -116/29 और ये हो जाएगा -4। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -4। और अभी हमने एक रिजल्ट किया था ना यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई 3 आई और इसमें जो n था वो n था नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, राइट। हमने स्टार्टिंग में इस स्टेटमेंट में लिखा था कि m इक्वेशंस है और n अननोन वेरिएबल्स है। तो अगर रैंक ऑफ a रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के बराबर होती है और वो नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स के बराबर है, दैट मीन्स कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो जो सिस्टम है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट भी है और जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। सो यूनिक होने का मतलब एक्स वाई जेड की एक की वैल्यू आएगी, तो जेड की वैल्यू -4 आई। अब जेड की वैल्यू इससे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, 3y प्लस 2z ये किसके बराबर है, दिस इज -11, सो इट इज -3y प्लस 2 z इज -4 एंड दिस इज इक्वल टू -11। दिस इम्प्लाइज -3y -8 is equal to -11. This implies -3y is equal to -11 plus 8. So this is equal to -3 and we get y is equal to -3 divided by -3, that is +1. So y is 1. Now the last one is we have x plus 2y is equal to 4. So we have x plus 2y is equal to 4. तो x as it is जो हमें पता करना है 2, y is 1 and it is equal to 4. तो x is equal to 4 minus 2, that is 2. तो x is equal to 2. So the solution is x is equal to 2, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to -4. Okay, so this is the solution. अब हमें ये वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में हमसे वेरीफाई नहीं करने के लिए कहा है, बट हम इसे वेरीफाई कर लेंगे सो दैट हमें पता चल सके कि जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करी है वो सही आई भी है या नहीं है। इसे पता करने के लिए जैसा कि हमने कहा कि अगर एक्स वाई जेड इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो वो सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम वेरीफाई करने के लिए कोई एक इक्वेशन ले लेता है और देखते हैं कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दीज आर द इक्वेशंस जो हमें गिवन है और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब वो वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे और ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। सो वी कैन टेक द फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3, x आया था 2 प्लस 3, y आया था 1 प्लस 2, z इज -4, ये 1 के बराबर आना चाहिए, तो इट इज 6 प्लस 3 माइनस 8, so it is 9 minus 8, that is 1. So left hand side is equal to right hand side, hence verified. और हम लास्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं जो थी 2x minus 3y minus z is equal to 5. So 2 multiply x is 2 minus 3y minus z क्या था -4. Okay, so ये हो जाएगा 4 minus 3 plus 4. So it is 8 minus 3, that is 5. Again left hand side is equal to right hand side. Okay, ये सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। So this is the solution. So overall हमने क्वेश्चन में क्या किया? So क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था कि ये जो सभी इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए हमें ये शो करना होता है कि जो रैंक आएगी मैट्रिक्स ए की वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर होनी चाहिए, राइट।
सो हमें उसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ा और सबसे पहले मैट्रिक्स ए पता करना पड़ा। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म होती है Ax इज इक्वल टू बी, जिसमें ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, बी कॉलम मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट की, एक्स कॉलम मैट्रिक्स होती है अननोन वेरिएबल्स की। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए जो मैट्रिक्स ए फॉर्म हुई वाज दिस वन, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स एक्स। अब हमें क्या करना था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी थी। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो कॉलम मैट्रिक्स होती है बी, उसका कॉलम भी ऐड हो जाता है, राइट। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी ये आई, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ये कॉलम इसमें ऐड हो गया। अब इसको हमें रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तभी हमारे पास इसकी रैंक आएगी। तो रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए तीनों कंडीशंस होते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन ऑल दिस कंडीशंस हमने ऑपरेशंस अप्लाई करे, रो ऑपरेशंस अप्लाई करे सो दैट ये रो एशेलॉन फॉर्म में आ जाए। सो एक बार ये रो एशेलॉन फॉर्म में आ जाएगी तो उसके बाद रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो जो रो एशेलॉन फॉर्म आई मैट्रिक्स की, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, वो ये थी। ओके, दिस इज द रो एशेलॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, जिसमें दिस इज द लीडिंग एंट्री, दिस इज द लीडिंग एंट्री, दिस इज द लीडिंग एंट्री, और जो जीरो रो है वो बॉटम पर है और लीडिंग एंट्री राइट में है हर एक रो के नीचे जाते जाते, और जो वैल्यूज है लीडिंग एंट्री के नीचे वाली वो सभी जीरो है, राइट। तो ये रो एशेलॉन फॉर्म है। सो जितनी भी इसके अंदर नॉन जीरो रोज होंगी वो क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स ए बी की। तो इसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज थी, 3, तो ये रैंक हो गई। अब हमें मैट्रिक्स ए की रैंक पता करनी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा था इसे हटा देना है। तो दिस इज द रो एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, जस्ट कॉलम हटा दिया तो इसकी भी रैंक आई 3। सो दोनों की रैंक बराबर है, दैट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। और अगर रैंक अननोन वेरिएबल्स के बराबर आती है देन इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दैट मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। तो सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स है Ax is equal to B is reduced to the form A1x is equal to B1. Okay, we can write like this, जिसमें A1 ये फॉर्म आएगी जो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म थी मैट्रिक्स A की, B1 ये फॉर्म आएगी, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म थी, राइट। ये B पार्ट रिड्यूस होके ऐसा आया था, वो लेंगे एंड इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे A1x is equal to B1। अब इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, दैट मीन्स नीचे से वैल्यू अप्लाई होंगी। सो जो इक्वेशन है 29/3z, पहले इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आएगी, देन इससे ऊपर वाली इक्वेशन y एंड देन लास्ट इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू 2, देन दैट मीन्स दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसे वेरीफाई करने के लिए हमने इक्वेशंस में पुट करके देखा एंड इट इज वेरीफाइड। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसकी रो एशेलॉन फॉर्म कैसे बनानी है सो दैट रैंक करेक्टली आ पाए। ओके, सो जो रिड्यूस वाला पार्ट है रो एशेलॉन फॉर्म में ये अच्छे से आना चाहिए। ओके, और हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि रैंक कैसे कैसे आएगी, तो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे। ओके, एंड फॉर्मेशन होने के बाद, एक बार सॉल्यूशन पता होने के बाद हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ओके, सो this is it for this video.